राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रिजम्पशन पे चर्चा करेंगे। प्रिजम्पशन क्या होता है, उपधारणा क्या होती है, ठीक है। इस पे थोड़े बहुत कुछ गलत व्याख्याएं जो है इस फील्ड में बहुत तेज़ी से प्रचारित हो रही हैं, उन सब पे पटाक्षेप करना चाहता हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है इस विषय पे। प्रिजम्पशन को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रिजम्पशन होता क्या है, ये किन विषयों पे किया जाता है, कौन करता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उपधारणा पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ओवरऑल मैंने पहले वीडियो में बताया है, फिर उसके बाद उसकी डिफिनीशन क्लॉज को अलग अलग वीडियो में मैं समझाया हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से प्रिजम्पशन पे ये आपका जो है वीडियो होगा। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको वीडियो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ साथ अन्य विषयों पे भी मिलते रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं उपधारणा है क्या। देखिए, उपधारणा मतलब होता है धारणा करना, एक मानना, अनुमान करना, ठीक है। तो उपधारणा का मतलब मान लेना, किसी चीज के सही होने को मान लेना ही उपधारणा कहलाती है। क्यों मान लिया जाए, अभी उस पर मत जाइए, क्यों मान लिया जाए उस पर मत जाइए, एक मान लेना। जैसे आप सुनते हैं बहुत सारे हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हैं और कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जैसे कॉलेज बने हुए हैं जो विश्वविद्यालय की सारी शर्तें, सारे फीचर नहीं पूरा करते हैं, फिर भी उन्हें भी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जिसे हम कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसी तरह से जब कोर्ट सिविल मामलों में जजमेंट पास करता है तो उसका जजमेंट या तो ऑर्डर होता है या डिक्री होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिक्रियां हो, कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जो डिक्री तो नहीं कहलाते हैं, डिक्री की शर्तें नहीं पूरी करते हैं, फिर भी मान लिया गया कि वो भी डिक्री हैं। तो ऐसे आदेशों को हम डीम्ड डिक्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डीम्ड डिक्री। तो मान लेना, यहाँ उपधारणा ऐसे ही कुछ किया गया है। अब सबसे पहले आपको समझना है कि जो प्रिजम्पशन होता है ये न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये प्रिजम्पशन हमेशा तथ्य का किया जाता है, फैक्ट का किया जाता है, कभी भी विधि की प्रिजम्पशन नहीं होती है। तथ्य को प्रिज्यूम किया जाता है। कौन से तथ्य? ऐसे तथ्य जो किसी विवाद में किसी पक्षकार के द्वारा साबित किया जाना है। जैसे ये हो गई आपकी कोर्ट, ठीक, ये हो गया आपका कोर्ट, इसमें बैठे हैं जज साहब, ठीक। इनके समक्ष 2 पार्टियां आ गई हैं, इधर से अभियोजन है, इधर से अभियुक्त है। अभियोजन के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि अभियुक्त ने उसके यहाँ चोरी की है, यानी ये का है और ये खा है। का ने ये आरोप लगाया कि खा ने उसके यहाँ चोरी किया है और कोर्ट में ये क्लेम कर रहा है कि साहब खा को दोषी ठहराया जाए, ठीक। तो का को दोषी ठहराया जाए, तो दोषी ठहराया जाए इसका मतलब इसने चोरी किया तो तुम साबित करो। यानी साबित करने का भार किस पे होगा? का पे होगा कि का साबित करे कि खा ने चोरी किया है। अगर कोर्ट इसके कहने से मान ले कि खा ने चोरी किया है तो का साबित करने के भार से बच जाएगा और खा को, ठीक है, अपराधी मान लिया जाएगा और फिर खा से कहा जाएगा कि तुम अब साबित करो कि तुम चोरी नहीं किए हो। अगर खा नहीं साबित कर पाएगा तो खा को दोषी ठहरा दिया जाएगा। तो का ने क्या मान लिया? ये मान लिया कि खा ने चोरी की है। तो चोरी करना एक फैक्ट है, एक तथ्य है जो का को साबित करना था। कोर्ट ने उसे खुद ही सही होना मान लिया, इसलिए का साबित करने के भार से बच गया और खा जो है दोषी ठहरा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो प्रिजम्पशन होता है वो हमेशा किसी फैक्ट का होता है और वो प्रिजम्पशन ऐसे फैक्टों का होता है जो किसी पक्षकार के द्वारा किसी वाद या कार्यवाही में साबित किया जाना है। अगर उस तथ्य को उस मामले में साबित नहीं किया जाना है तो उसका प्रिजम्पशन नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गांठ बांध के रखिएगा, ठीक। अब तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि प्रिजम्पशन हमेशा फैक्ट का होता है, ठीक। एक बहुत गलत फहमी बच्चों में है, कुछ लोग कहते हैं प्रिजम्पशन विधि की भी होती है।
प्रिजम्पशन विधि की भी होती है, लॉ की भी प्रिजम्पशन होती है। भाई लॉ कभी साबित नहीं किया जाता है कोर्ट में, तो जब उसे साबित करने की जरूरत नहीं तो उसे सही मानने की क्या जरूरत है? वहां पे वो ऑलरेडी सही है, जो है वो है, विधि जो है वो है, वो कभी कोर्ट में साबित करने का विषय बनता ही नहीं है। और जब विषय नहीं बनता है तो उसे प्रिज्यूम करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो प्रिजम्पशन कभी भी विधि की नहीं, हमेशा तथ्य की होती है। अब प्रश्न ये है कि सर फिर ये कन्फ्यूजन आया कहाँ से? ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आया कहाँ से मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए ये एक उपधारणा है, ठीक है, ये उपधारणा है कि कोर्ट कर सकेगा, यहाँ है कोर्ट करेगा, यहाँ है निश्चायक सबूत। ये तीनों ही प्रिजम्पशन है, लेकिन उनके नाम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया है। क्यों किया गया है उसको भी देख लीजिए। असल में जो प्रिजम्पशन करने का आधार है, ऑब्जेक्ट है, वो दो है। प्रिजम्पशन करने का ऑब्जेक्ट दो है, या पहला या तो उस तथ्य की सत्यता की प्रबलता है, यानी वो तथ्य सत्य के करीब ज्यादा है इसलिए कोर्ट उसे सही होना मान लेता है, या तो उस तथ्य को सही होना इसलिए मान लिया जाता है जिससे किसी कमजोर व्यक्ति के हितों की रक्षा की जा सके, कमजोर व्यक्तियों के हितों की रक्षा किया जा सके, इसलिए तथ्यों को सही होना कोर्ट मान लेता है। और अगली पार्टी ये साबित करे कि वो सही नहीं है, यानी साबित करने का भार अगली पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है। तो प्रिजम्पशन करने का दो प्रमुख ऑब्जेक्ट है, पहला उस तथ्य की सत्यता की प्रबलता होना, यानी वो तथ्य सत्य के करीब होना, दूसरा किसी कमजोर व्यक्ति के हित की रक्षा करना। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं जिसके आधार पे प्रिजम्पशन किया जाता है। अब मैंने बताया कि तथ्य की सत्यता की प्रबलता ज्यादा होने की वजह भी है उसके प्रिज्यूम किए जाने का। तो अब चलिए इसी को हम लोग देखते हैं कि तथ्य किस, कोई एक तथ्य है, जरा देखिएगा, ये एक तथ्य है, इसकी सत्यता की प्रबलता ज्यादा है। तो ये तथ्य यहाँ आ रहा है, यहाँ उसकी प्रबलता थोड़ी कम है, यहाँ आ गया तो प्रबलता थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ आ गया तो प्रबलता और ज़्यादा होगी। मैं इसे डिनोट कर दिया हूँ, ठीक है, यानी ये जो स्टेज है मतलब यहाँ प्रबलता ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी उससे कम है और यहाँ थोड़ी और कम है, लेकिन एक नॉर्मल तथ्य से ज़्यादा है यहाँ पे भी। ठीक, तो ये देखिए एक नॉर्मल तथ्य, ये स्टेज है नॉर्मल तथ्य, यहाँ है थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ है उससे भी ज़्यादा और यहाँ है उससे भी ज़्यादा। ये चार कैटेगरी मैंने बना दिया। ठीक है, कितनी कैटेगरी बना दिया? चार कैटेगरी बना दिया। अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग कि ये चार कैटेगरी मैंने बनाया है तथ्यों की सत्यता के आधार पे। यहाँ कोई सत्यता की प्रबलता नहीं है, यहाँ पे सत्यता की प्रबलता थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है। तो जहाँ उससे ज़्यादा है, ठीक है, सामान्य से ज़्यादा है, उसे मैं प्रिज्यूम में रखा गया कि कोर्ट चाहे तो उसका प्रिजम्पशन कर सकता है, यानी सही होना मान ले, और अगर सही होना मान लेगा तो कोर्ट मेरी पक्षकार को साबित नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आएगा दृष्टांत में 113 का कि यदि किसी महिला ने विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या कर ली और ये साबित हो गया कि उसकी मृत्यु के समय या उसके पूर्व उसके पति या नातेदारों द्वारा उससे क्रूरता किया जा रहा था, तो कोर्ट ये मान लेगी, मतलब मान सकती है कि उसकी मृत्यु दुष्प्रेरण का परिणाम है, यानी पति या नातेदारों ने उसे दुष्प्रेरित किया, उसे उकसाया, मरने के लिए मजबूर किया। ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है। अगर कर लेगी तो सबूत का भार बदल जाएगा, नहीं करेगी तो जो दावा करता है महिला की तरफ से कि घर वालों ने मारा है, साबित करने का भार उसी पे होगा। तो अगर उसकी सत्यता की प्रबलता और ज्यादा है तो इसको साइल प्रिज्यूम की श्रेणी में रखा गया है। किसमें रखा गया है? साइल प्रिज्यूम, यानी विधि द्वारा बाध्यकारी उपधारणा। उपधारणा करे को कहते हैं, तो ये उपधारणा ऐसा जिसको विधायिका ने, ठीक है, विधि मेकर ने ये लिख दिया संविधान में, वो सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, कि ऐसे तथ्यों को आपको मानना ही होगा कि वो सही है, तो विधि द्वारा बाध्यता अधिरोपित कर दी गई, इसलिए इसको कहते हैं विधि द्वारा बाध्यकारी उपधारणा। शॉर्टकट में लोग कह देते हैं विधि की उपधारणा।
नहीं भाई, विधि की उपधारणा नहीं होती है, विधि द्वारा बाध्यकारी उपधारणा होती है, वहां कोर्ट विवश होता है, उसे प्रिजम्पशन करना होता है। इसका दृष्टांत मैं बताऊंगा 113 ख। ठीक, ये क्या है? जब किसी महिला की विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हो गई हो और उसकी मृत्यु असामयिक रूप से हुई है, अननेचुरल हुई हो, ठीक है, और ये दर्शित हो जाए, यानी कोर्ट का ये समाधान हो जाए कि विवाह के समय या उसके पूर्व उसके पति या नातेदारों द्वारा महिला से दहेज की मांग की जा रही थी या उसके लिए क्रूरता की जा रही थी, तरह तरह के ताने बुने उसे सुनाए जा रहे थे, ठीक है, कि लड़के की शादी कहीं और तय हुई थी, वो लोग, ठीक है, 4 व्हीलर दे रहे थे, मतलब इस तरह से उस लड़की को सुनाना कि तुम और लेकर आओ अपने घर से। तो अगर ये बातें साबित हो गई कोर्ट में, क्या कि महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है, महिला की मृत्यु असामयिक रूप से हुई है, ठीक है, और पति या नातेदारों द्वारा विवाह के समय या उसके पूर्व उससे दहेज की मांग या उसके लिए क्रूरता की जा रही थी, तो कोर्ट ये मान लेगा कि उसके पति या नातेदारों ने 304 बी का अपराध किया है, 304 ख या बी इंग्लिश में कहते हैं, यानी दहेज मृत्यु का अपराध किया है, ये कोर्ट को मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक दूसरा दृष्टांत मैं दे रहा हूं, यहीं पे है 114 का। अगर किसी महिला के साथ किसी ने संबंध बनाया और उस महिला ने कह दिया कि मेरी सहमति के बिना बनाया गया है, तो कोर्ट मान लेगा कि उसने रेप किया। अब वो साबित करे साहब नहीं महिला की सहमति थी, यानी महिला का ये कह देना कि मेरी सहमति नहीं थी, ठीक है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट मान लेगा कि उसकी सहमति नहीं थी। ठीक है, तो ये मान और कोर्ट को मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ महिला को साबित करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी को क्या कहते हैं? विधि द्वारा बाध्यकारी उपधारणा, इसे हम सैल प्रिज्यूम कहते हैं। ठीक, तीसरा है ये निश्चायक सबूत, जिसको कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। ये तीसरा स्टेज है जहां तथ्य की सत्यता की प्रबलता बहुत ज्यादा हो कि वो सही ही होगा, वहां उसे हम कहते हैं निश्चायक सबूत। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? निश्चायक सबूत। यानी वहां भी कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा, लेकिन वो प्रिजम्पशन ऐसा है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका नाम उपधारणा नहीं है, बल्कि इसका नाम निश्चायक सबूत रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये अखंडनीय उपधारणा है, इसलिए इसका नाम कंक्लूसिव प्रूफ रख दिया गया है। कंक्लूसिव प्रूफ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में केवल 3 धाराएं हैं, धारा 41, ठीक है, धारा 112 और धारा 113। इन 3 धाराओं के अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई भी ऐसी धारा नहीं है जो निश्चायक सबूत का प्रभाव रखती है। लेकिन बहुत सारे बुकों में, बेरेक्टों में आपको इससे ज़्यादा धाराएं मिल जाएंगी, जैसे 115, 16, 17, धारा 82। लेकिन ये सब निश्चायक सबूत के रूप में कानून में नहीं लिखी गई हैं। हाँ, ये बात सही है कि उनका प्रभाव निश्चायक सबूत जैसा है, इसलिए बहुत सारे लेखक और जो है बेरेक्ट के निर्माता उसे निश्चायक सबूत के रूप में चार्टों में दिखाए हैं। लेकिन आप उसे निश्चायक सबूत अपने दिमाग में मत सेट करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि साक्ष्य अधिनियम में कितनी धाराओं को निश्चायक सबूत के रूप में घोषित किया गया है, तो केवल इन 3 पे ही टिक करिएगा, आप इसके अलावा किसी धारा पे टिक मत करिएगा, अन्यथा आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि जिन तथ्यों की सत्यता ज़्यादा है, थोड़ा सा, ठीक है, इस कैटेगरी में आ रहे हैं, उनका उपधारणा कोर्ट कर सकेगा। जिनकी सत्यता इससे भी ज़्यादा है, थोड़ा और ज़्यादा है, वहाँ विधि द्वारा बाध्य है कोर्ट प्रिजम्पशन करने के लिए। और जिन तथ्यों की सत्यता बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, वहाँ कोर्ट ये वाली कंडीशन की उपधारणा करेगा, और ये ऐसी उपधारणा है जिसका खंडन भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका नाम निश्चायक सबूत है। तो इस तरह से प्रिजम्पशन 3 भागों में बटा हुआ है, मे प्रिज्यूम, सैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक, यानी यहाँ कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकता है, करने के लिए बाध्य नहीं है। प्रिजम्पशन नहीं करेगा तो पार्टी से साबित करने के लिए कहा जाएगा, और यहाँ उपधारणा करने के लिए कोर्ट बाध्य है।
यदि प्रिजम्पशन खंडित हो जाता है तो पार्टी को फिर साबित करना पड़ेगा, और निश्चायक सबूत में साबित को खंडित करने का अवसर ही नहीं दिया जाता है। अब तीनों में सिमिलरिटी अगर देखेंगे आप, समानता क्या है, तो यहाँ भी तथ्य की प्रिजम्पशन किया जाता है, यहाँ भी तथ्य की उपधारणा की जाती है, यहाँ भी तथ्य की उपधारणा की जाती है। ये तीनों ही उपधारणाएं न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इन तीनों ही उपधारणाओं से सबूत का भार का जो नियम है वो बदल जाता है, वो प्रभावित हो जाता है। ये तीनों ही उपधारणाएं, ठीक है, हमेशा ऐसे तथ्यों की जाती हैं जो किसी पक्षकार के द्वारा साबित किया जाना है मामले में, ठीक है। इन तीनों उपधारणाओं में कभी भी विधि की उपधारणा नहीं की जाती है, लेकिन अंतर क्या है जरा उसको देखिए। इस उपधारणा में कोर्ट उपधारणा करने के लिए बाध्य नहीं होता है, शैल प्रिज्यूम को कोर्ट उपधारणा करने के लिए बाध्य होता है, कंक्लूसिव प्रूफ में भी कोर्ट उपधारणा करने के लिए बाध्य होता है। ये भी हमेशा खंडनीय होता है, ये भी हमेशा खंडनीय होता है, ये अखंडनीय होता है, यानी निश्चायक सबूत का खंडन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे पक्षकार से साक्ष्य की मांग की जा सकती है, यहाँ भी की जा सकती है खंडन होने पे, यहाँ साक्ष्य की मांग नहीं की जाती है। तो इस तरह से आपने तीनों में समानता भी देख लिया, तीनों में अंतर भी देख लिया। अब मैं एक और स्टेज की तरफ आपको ले चल रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो प्रिजम्पशन होता है, प्रिजम्पशन हमेशा जो तथ्यों की होती है वो दो तरह के तथ्य हैं, ठीक है। जो प्रिजम्पशन होता है वो हमेशा दो तरह के तथ्य हैं, बिल्कुल नई बात और बहुत ही सारगर्भित, ठीक। आगे चैनल को बिल्कुल आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करते रहिएगा, मत भूलिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको वीडियो ला पे मिलते रहेंगे निरंतर। आइए तथ्य के बारे में समझते हैं। तथ्य दो तरह के हैं, यानी हम तथ्य को कैटेगरी वाइज बांट दिया हूं पहले ही वीडियो में, ठीक है। सेकंड वीडियो में तथ्य को यहां मैं दो रूप में क्यों दिखा रहा हूं, प्रिजम्पशन के संदर्भ में। तथ्य पहला है कि ऐसे तथ्य जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु हो, ठीक है, यानी ऐसे तथ्य जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु हैं, अंतर्वस्तु, ठीक है, अंतर्वस्तु हैं, ठीक। और इससे भिन्न जो तथ्य हैं वो इधर आ जाएंगे, ठीक। भिन्न तथ्य क्या हो गए, भिन्न तथ्य। तो सभी तथ्य यानी जितने भी तथ्य इस ब्रह्मांड में या तो वो लिखित रूप में होंगे और या तो वो ऐसे ही हैं समाज में। जैसे मैंने कहा मौसम खराब लग रहा है तो क्या कहीं लिखा है, नहीं। मैं कह रहा हूँ लग रहा सर में दर्द हो रहा तो क्या कहीं लिखा है, नहीं। तो जो कंक्लूजन है, जो लगभग मेंटल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो जरूरी नहीं सब लिखे हो। तो जितने तथ्य हैं या तो वो लिखित में होंगे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होंगे, भाई जो कुछ कहीं किताब में लिखा है, ठीक। जैसे मैंने कहा कि रामचरितमानस में राम लक्ष्मण और सीता को, ठीक है, दिखाया गया है, रावण का भी उल्लेख किया गया है, लक्ष्मण का भी उल्लेख किया गया है, विभीषण का उल्लेख किया गया। तो ये सब भी फैक्ट हैं लेकिन दस्तावेज में लिखे हैं, ठीक। जैसे मैंने कहा सुंदरकांड का उल्लेख रामचरितमानस के 7वें खंड में किया गया है। तो अब ये एक फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट कैसा है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, यानी पुस्तक में लिखा हुआ है, तो ये दस्तावेज की अंतर्वस्तु है, ठीक। मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये लिखित रूप में है ना, कि ऐसे ओरल है, कहीं मौखिक नहीं, लिखित रूप में है। तो जब कभी साबित करना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि नहीं, तो वो दस्तावेज लाना पड़ेगा, ठीक। मैं कह रहा हूं कि मैं एज अ जज हूं, तो मैं जज हूं तो केवल कहने से नहीं हूं, ये लिखित रूप में होगा, कहीं उसका अपॉइंटमेंट हुआ होगा, तो वो एक दस्तावेज में है। तो जितने तथ्य हैं या तो वो लिखित रूप में होंगे, यानी जो कुछ हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, अपने मस्तिष्क से निष्कर्ष निकालते हैं, या तो वो चीज़ें लिखित रूप में होंगी या तो वो लिखित में नहीं होंगी, ठीक।
अगर वो लिखित में है तो वो या तो दस्तावेज में होंगी या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु होंगी। अगर वो उससे भिन्न है तो वो फिर ऐसे ही लोगों के मस्तिष्क होंगी, जो बोलेगा, सुनेगा, देखेगा, महसूस करेगा, वो सब भी तथ्य में आ जाएगा। जरूरी नहीं वो लिखित रूप में हो। तो इस तरह से तथ्य दो भाग में बट गए, या तो वो कहीं कलेक्टिव होंगे यानी रिटन फॉर्म में होंगे, या तो वो अनरिटन फॉर्म में होंगे। अगर रिटन फॉर्म में है, ठीक है, कोई दस्तावेज की अंतर्वस्तु है, तो उसकी असलियत, किसी दस्तावेज में कोई बात लिखी है तो उसकी भी तो असलियत प्रिज्यूम की जाती है कि वो सही है कि गलत है, क्योंकि हम किसी विवाद को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य से भी साबित कर सकते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य से भी साबित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से भी साबित कर सकते हैं। ठीक, जब आप धारा 59 पढ़ोगे तो धारा 59 में कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य से दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु के सिवाय प्रत्येक तथ्य को मौखिक साक्ष्य से साबित किया जा सकेगा। इसका मतलब कि प्रत्येक तथ्य में कुछ ऐसे हैं जो दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु हैं, शेष सब अन्यथा हैं, तो उनको हम मौखिक से साबित कर सकेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज की अंतर्वस्तु हैं उन्हें हम मौखिक से साबित नहीं कर सकेंगे। तो मौखिक से साबित नहीं कर सकेंगे तो किससे करेंगे? या तो धारा 61 में बताया गया है, या तो प्राथमिक साक्ष्य से या द्वितीयक साक्ष्य से। अन्य को किससे साबित करेंगे? धारा 59 में बताया गया है मौखिक साक्ष्य से साबित करेंगे। तो जिन तथ्यों को मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाना है उन तथ्यों के सही होने का भी प्रिजम्पशन कोर्ट कर सकता है। वो प्रिजम्पशन जब करेगा तो धारा 107, ठीक है, 107 क्या 106 से ही शुरू हो जाता है, 106 से लेकर के 114, ठीक है, का तक, 114 का तक उनके प्रिजम्पशन की बात की गई है। इसमें जो प्रिजम्पशन होते हैं ये सब तथ्यों की प्रिजम्पशन होते हैं, ठीक है, हमेशा तथ्य का प्रिजम्पशन किया जाता है यहाँ पे। और ये ऐसे तथ्य हैं जो रिटन फॉर्म में हो, जरूरी नहीं है। तो यहाँ जो प्रिजम्पशन किया जाता है 106 से 114 का तक, ये प्रिजम्पशन 3 पार्ट में होता है, ठीक है। मे प्रिज्यूम भी हो सकता है, शैल प्रिज्यूम भी हो सकता है, कंक्लूसिव प्रूफ भी होता है, और जो दस्तावेज हम साक्ष्य में पेश करते हैं उसकी असलियत भी हमें साबित करनी पड़ती है। उसकी असलियत का प्रिजम्पशन भी कोर्ट कर सकता है अगर असली है तो वो प्रिजम्पशन धारा 79 से लेकर के 79 to 90A तक किया गया है। यहाँ भी प्रिजम्पशन की बात की गई है। ये जो प्रिजम्पशन है 79 to 90A, ये दस्तावेज की अंतर्वस्तु के असली होने का प्रिजम्पशन कोर्ट के द्वारा किया जाता है, उनका उल्लेख किया गया है। इधर जो दस्तावेज से भिन्न है उनके प्रिजम्पशन की बात की गई है। और ये प्रिजम्पशन केवल 2 रूपों में होता है, या तो मे प्रिज्यूम, ठीक है, यानी उपधारणा कर सकेगा, या उपधारणा करेगा, कर सकेगा या उपधारणा करेगा, ठीक, करेगा। तो कर सकेगा और करेगा। जो उपधारणा कर सकेगा उसके लिए धारा 86 से लेकर के, ठीक है, 88 एवं 90 और 90 का। जबकि शैल प्रिजम्पशन में जब आप देखेंगे तो धारा 79 से लेकर के धारा 85 गा और धारा, ठीक है, रीड विद सेक्शन 89, इन धाराओं में जो प्रिजम्पशन होता है 86 से 88 एवं 90 तथा 90 का, ठीक है, इन धाराओं में मे प्रिज्यूम होता है, यानी कोर्ट उपधारणा कर सकेगा किसका? किसी दस्तावेज के असली होने का। और जो धारा 79 से 85 गा एवं धारा 89 में प्रिजम्पशन होता है, ये दस्तावेज की अंतर्वस्तु के असली होने का प्रिजम्पशन किया जाता है। इसके अलावा जो प्रिजम्पशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, ये में भी हो सकता है, शैल भी हो सकता है, कंक्लूसिव भी हो सकता है, लेकिन दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। कंक्लूसिव प्रूफ केवल इधर होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि जो प्रिजम्पशन है वो 2 भाग में बटा हुआ है। तथ्यों, जो दस्तावेज हम
कोर्ट में पेश करते हैं उनके असली होने का प्रिजम्पशन 79 to 90A तक में किया जाता है, और अन्यथा जो प्रिजम्पशन होता है वो 106 से 114 का तक में किया जाता है। ठीक है, जो दस्तावेज ने जब ओरल कोई चीज़ बोला गया हो तो उन तथ्यों का प्रिजम्पशन केवल इधर होता है, और जब वो रिटन फॉर्म में हो तब उनके प्रिजम्पशन इधर किया जाता है। तो इस तरह से आपने प्रिजम्पशन यहाँ देख लिया, और ये सब बिल्कुल लिखे गए हैं। जिन तथ्यों के बारे में, जिन मौखिक तथ्यों के बारे में नहीं लिखा गया है प्रिजम्पशन, उनके लिए भी न्यायालय को पावर दिया गया है विधायिका के द्वारा कि जिन तथ्यों के प्रिजम्पशन के बारे में नहीं भी लिखा है, ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था कि तथ्यों का जो प्रिजम्पशन है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, इधर कुछ ज़्यादा प्रिजम्पशन, इधर कुछ और ज़्यादा प्रिजम्पशन, इधर कुछ और ज़्यादा है। ठीक है, यानी ये इधर से आ जाएगा इतना, तो ये है, तो इसका कोई प्रिजम्पशन नहीं होता है, इसका सेल्फ में प्रिज्यूम होता है, इन तथ्यों का सेल्फ प्रिज्यूम और इनका सेल्फ प्रिज्यूम, लेकिन आखंडनीय इसलिए इसको कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं। तो ये इन तथ्यों का उल्लेख विधायिका ने लिख दिया है कि मे प्रिज्यूम कहाँ कहाँ किया जाएगा। जैसे 113 का हो गया, मे प्रिज्यूम की बात करता है। दस्तावेजों के असली होने के बारे में मे प्रिज्यूम 86 से 88 एवं 90 का में किया जाता है। सेल्फ प्रिज्यूम धारा 113 खा 107, 108, 109, 10, 11, ठीक है, इधर सेल्फ प्रिज्यूम होता है, और ये धाराएं हैं 79 से 85 गा तक, और धारा 89 इन सब में सेल्फ प्रिज्यूम किया जाता है, यानी कोर्ट के द्वारा बाध्यकारी उपधारणा, इन कोर्ट विवश है। ठीक है, तो ये बाध्यकारी उपधारणा विधि की उपधारणा नहीं है, उपधारणा हमेशा तथ्य की ही होती है। और इसके अलावा जो ऐसी उदाहरण है जो आखंडनीय है उन्हें कंक्लूसिव नाम दिया गया, कंक्लूसिव प्रूफ। तो इन तीनों का, इन नंबर 1, नंबर 2, 3, इन तीनों का अलग अलग लिखा गया है साक्ष्य विधि में कि कब प्रिजम्पशन किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। जिन तथ्यों के बारे में नहीं लिखा गया कि प्रिजम्पशन उनका किया जाएगा कि नहीं, कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब उन्हें हमेशा पार्टी को साबित करना पड़ेगा, उसमें प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा। ऐसे तथ्यों के बारे में एक व्यवस्था की गई है 114 में। ठीक है, धारा 114 में किया गया है। क्या किया गया 114 में? 3 पैरामीटर दिए गए हैं कोर्ट को कि आप कभी भी किसी भी तथ्य को इन 3 पैरामीटरों पे अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप प्रिजम्पशन कर सकते हो। वो 3 पैरामीटर क्या हैं? कोई प्राकृतिक घटना, कोई मानवीय आचरण और कोई कारोबार के अनुक्रम में किया गया कार्य। अगर आपको सही प्रतीत होता है तो आप उसके सत्य होने का प्रिजम्पशन कर सकते हो। जैसे मैं एक दृष्टांत आपको देता हूँ कि का के घर में कई सारी साइकिलें बरामद हुई हैं और उसके घर में चलाने वाले केवल एक व्यक्ति, या का के घर में कई जोड़े चप्पल बरामद किए गए हैं और घर में मात्र 2 लोग, जो बोरा भर भर के चप्पल रखा हुआ है। अब उससे पूछा गया कोर्ट में कि ये चप्पल कहाँ से आए हैं। अगर वो उसका समाधान पर उत्तर ना दे पाए तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर सकता है कि वो चोरी करके लाया होगा या कोई चुरा के लाया होगा, उससे प्राप्त किया होगा, मतलब कि उससे अपराध कोई जरूर हुआ है। ये कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हर व्यक्ति का एक मानवीय आचरण है कि अपनी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा पैमाने पे कोई व्यक्ति इस तरह से जूता चप्पल नहीं रखता है, और रखता है तो या तो दुकान करने के लिए रखता है या वहाँ कारखाना होगा तब होगा। लेकिन साधारण घर में अगर पाया जाए तो इसका मतलब है कि उससे कोई अपराध जरूर हुआ होगा। तो ये क्या है? ये मानवीय आचरण है। इस मानवीय आचरण के आधार पर प्रिजम्पशन किया जा सकता है। तो धारा 114 में 3 पैरामीटर हैं, मानवीय आचरण, ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं और कारोबार के अनुक्रम में किए गए कार्य में अगर कोई तथ्य सत्य प्रतीत होता है तो कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वहां वो उसके सही होने की उपधारणा कर सकता है। लेकिन अगर उपधारणा की जाएगी तो वो हमेशा खंडनीय होता है, उसका खंडन एडवर्स पार्टी कर सकती है। तो इस तरह से आपने देखा प्रिजम्पशन को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने एक एक करके समझा दिया। अब इसी के साथ आपको इसके आगे के वीडियो भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने पहचान के लोगों को ज़रूर शेयर करते रहिएगा, और खुद और अपने साथियों से इसमें कमेंट, लाइक
और शेयर करने के लिए, कहने के लिए और खुद करने के लिए मत भूलिएगा।